हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट के बारे में सेकंड लेक्चर पूरा कंप्लीट कराने आया हूं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पीर रिव्यू ऑफ ऑडिट का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिया था। अब हम बात करेंगे पीर रिव्यू के प्रोसेस के बारे में। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं अगला चैप्टर का आपको टॉपिक कवर कराऊँगा। सो अभी हम कवर करेंगे पीर रिव्यू प्रोसेस के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई आपको कुछ ही आवर्स के अंदर दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं पीर रिव्यू प्रोसेस के बारे में। इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन, इस नोट्स का लिंक का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीर रिव्यू प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग। यहाँ पे पीर रिव्यू प्रोसेस होता क्या है। बेसिकली पीर रिव्यू प्रोसेस 3 स्टेजेस से मिल के बनता है। 3 स्टेजेस कौन सी? पहला है प्लानिंग, दूसरा है एग्जीक्यूशन, तीसरा है रिपोर्टिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब जब पीर रिव्यू किसी भी फर्म का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको चेक कराने के लिए किस पर्सन से वो उसको ऑडिटिंग कराएगा और ऑडिटिंग के बाद वो दोबारा से उसको चेक करेगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ऑडिटिंग हो रखी है उसको दोबारा से चेक करने के लिए किन किन पर्सन्स को, किन किन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, वो प्रोसेस कहलाता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले सिलेक्शन होता है उन पर्सन्स का जो पीर रिव्यू करेंगे। उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में पूरा प्रोसीजर किया जाता है, सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीचेक किया जाता है, दोबारा से चेक किया जाता है कि इसमें एरर तो नहीं है, और कोई एरर हो उसको बताया जाएगा कि इसको आपको ठीक करना है, और अगर एरर नहीं है तो बढ़िया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम सही हैं, करेक्ट हैं और उन पे हम बिलीव कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंदर बेसिकली मतलब यही है कि उनको रिपोर्ट करना है, बताना है कि इन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये बिलीवेबल हैं, ये काफ़ी फेयर हैं और हम इनके बेसिस पे आगे की जो वर्क है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बताता है। रिपोर्टिंग, एग्जीक्यूशन और प्लानिंग, ये 3 प्रोसेस हैं इसके अंदर। कौन सा? पीर रिव्यू प्रोसेस के अंदर पहला है प्लानिंग। बेसिकली अब हम चलते हैं पीर रिव्यू के प्लानिंग स्टेप्स के ऊपर। इसमें सबसे पहले कह रहा है पीर रिव्यू बोर्ड। आप जानते होंगे पीर रिव्यू बोर्ड क्या होता है, जिसको आईसीआई के जो कुछ पर्सन्स होते हैं उसमें सेलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं, और वो बोर्ड के मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस यूनिट्स को ढूंढते हैं। यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म में थोड़ा गलत लिख दिया है। फुल फॉर्म में जो यूएन लिखा है ना, यूएन की जगह है पीयू आएगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीयू। यूएन मैंने गलत लिख दिया है। प्रैक्टिस यूनिट का मतलब होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म्स जो पीर रिव्यू करती हैं। पीर रिव्यू का मतलब एक तो हो गया ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट काम है पीर रिव्यू, क्योंकि पीर रिव्यू लास्ट का स्टेप है। मतलब एक तो सबसे पहले अकाउंटेंट ने ही अपना सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया होगा और वो साथ के साथ चेक किया होगा। जैसे हम जानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर साथ के साथ एम्प्लॉयज़ काम को चेक करते हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद लास्ट में ईयर एंड में या फिर मंथली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे जो है उन्होंने ऑडिटिंग करवाई होगी। ऑडिटिंग मतलब आप जानते हैं काम को दोबारा चेक करवाना, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है कि हाँ ये सही है। मगर अगर पीर रिव्यू के थ्रू भी उसको एक प्रॉपर क्रेडिबिलिटी मिल जाती है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरोसेमंद है, उसको आराम से लोन मिल जाता है कंपनी को। ये एक स्टेप है जिससे कि कंपनी पे उसके स्टेक होल्डर्स बिलीव कर सकते हैं। स्टेक होल्डर मतलब जितने भी पर्सन कंपनी से जुड़े हुए हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है पीर रिव्यू क्या करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेलेक्ट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स को सेलेक्ट करता है जो कि पीर रिव्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पीयू करने के लिए, पी प्रैक्टिस यूनिट का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और पीयू कुड वॉलंटरी अप्लाई फॉर पीर रिव्यू। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिस यूनिट, पीयू का मतलब प्रैक्टिस यूनिट, यूएन यहाँ पे गलत लिखा है, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी है। पीयू का मतलब प्रैक्टिस यूनिट्स, वो क्या है, खुद भी अपनी तरफ से अप्लाई कर सकती हैं पीर रिव्यू बोर्ड को। पीर रिव्यू बोर्ड कौन होते हैं? इनमें कुछ सेलेक्टेड मेंबर होते हैं, और जिन मेंबर को कौन भेजता है, जिन मेंबर को आईसीआई में से कुछ चुनिंदा पर्सन जाते हैं इस बोर्ड के अंदर। ठीक है, पीर रिव्यू क्या करता है, नोटिफाई करता है, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस यूनिट को जब नोटिफिकेशन लेटर मिलता है, क्या मिलता है, नोटिफिकेशन लेटर, कि आपने अप्लाई किया था पीर रिव्यू करने के लिए। उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपने पर्सन सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि कौन कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो पीर रिव्यू करेगा।
ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है पी यू विल बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड एंड विल बी सेंड अ क्वेश्चनायर अलॉन्ग विद द पैनल ऑफ एटलीस्ट 3 रिव्यूअर। क्या कह रहा है समझ रहे हैं? पी यू क्या करेगा, नोटिफाइड होगा, उसको बोर्ड के द्वारा सबसे पहले तो वो नोटिफाइड किया जाएगा और उसके बाद एक क्वेश्चनायर भेज दिया जाएगा अलॉन्ग विद द पैनल ऑफ एटलीस्ट 3 रिव्यूअर। मतलब कम से कम 3 रिव्यूअर क्या कर 3 रिव्यूअर सीए फॉर्म के पास भेज दिए जाएंगे और उनके उनके साथ उनको एक क्वेश्चनायर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको ये क्वेश्चनायर फिल करके वापस करना है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको कोई काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब पी रिव्यू करने के लिए जो आपको प्रोसीजर, पी रिव्यू करने के लिए जो आपको ये अथॉरिटी दी जाएगी वो दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये एक सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं पीयू को सबसे पहले नोटिफाई करा जाएगा बोर्ड के द्वारा और एक क्या भेजा जाएगा, क्वेश्चन भेजा जाएगा और जिसमें क्वेश्चन देने वाले कौन जाएंगे, 3 लोग जाएंगे कम से कम, 3 लोग कम से कम जाएंगे जो कि रिव्यूअर होंगे। उसके बाद पीयू क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा और इन्फॉर्म करेगा उन उन रिव्यूअर का नाम जो कि एक्चुअल में पी रिव्यू करने वाला है। मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है ना, वो उन लोगों के नाम को सजेस्ट करेगी, उन लोगों के नाम को बताएगी कि ये लोग हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये क्या करेंगे, पी रिव्यू करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा से चेक करेंगे। तो उन लोगों का काम है यहाँ पे पी रिव्यू करने का। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है इसमें दोबारा से चेक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीटेड क्वेश्चनायर एंक्लोजिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्लाइंट एश्योरेंस सेंड टू सेलेक्टेड रिव्यू विद इन 15 डेज। मतलब कह रहा है कि जो पूरा का पूरा क्वेश्चनायर है ना, जो कि किसने भेजा होगा, पी रिव्यू बोर्ड ने जो भेजा है। आपको मैं बता दूं, पी रिव्यू बोर्ड का काम है सेलेक्ट करना उन पर्सन्स को जो कि पी रिव्यू करने वाले हैं, उन सीए फर्म्स को सेलेक्ट करना जिनको पी रिव्यू का टारगेट दिया जाएगा। तो यहाँ पे उनका पहले सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान पे यहाँ पे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चनायर भेजा जाएगा जिनको उनको कम से कम 15 दिन के अंदर वापस लौटाना होगा। जो कह रहा है ये कंप्लीटेड क्वेश्चनायर एंक्लोजिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्लाइंट एश्योरेंस सर्विसेज सेलेक्टेड सेंड टू सेलेक्टेड रिव्यूअर विद इन 15 डेज। उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर उसको उसे रिव्यूअर को देना होगा और रिव्यूअर को लौटाना भी होगा। समझ रहे हैं ना? मतलब जो पर्सन रिव्यू करने वाला है पहले उसको दो और उसके बाद उसको लौटाना भी है। An initial sample is selected by the reviewer during the meeting of PU and reviewer। मतलब उसके बाद क्या होगी, एक मीटिंग होगी जिस मीटिंग के दौरान जो रिव्यूअर है उसको वो एक छोटा सा सैंपल दे जाएगा और बोला जाएगा कि आप पहले इसको टेस्ट करके दिखाओ। मतलब उसको टेस्ट करके दिखाना होगा सबसे पहले कि मैं इतना जो काम मेरे को छोटा सा दिया गया है उसको अच्छी तरीके से निभा पा रहा हूँ कि नहीं निभा पा रहा। ये एक प्रोसीजर है, समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। सो बेसिकली एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि पी रिव्यू में, मतलब एग्जीक्यूशन का मतलब काम करना। जब जो सेलेक्टेड रिव्यूअर है वो अपना काम करना चालू कर दे तो उसे कहेंगे एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में रिव्यूअर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीचेक करना चालू कर देता है। तो ये कह रहा है रिपीट रिव्यू विजिट विद कंडक्टेड बाय द प्रैक्टिस यूनिट एट ऑफिस। सबसे पहले तो विजिट होगी। विजिट मतलब पीर रिव्यूअर जाके मिलेगा किन से, पी रिव्यू बोर्ड मिलेगा और सिलेक्टेड रिव्यूअर से। किससे मिलेगा? सिलेक्टेड रिव्यूअर से मिलेगा। और कहाँ पे मिल सकता है? प्रैक्टिस यूनिट से मिल सकता है। कहाँ पे? ऑफिस में, ब्रांचेस में, किसी भी जगह पे। पहले तो पी रिव्यू बोर्ड के जो मेंबर हैं वो जाएंगे और मीटिंग करेंगे उस सीए फर्म से कि हाँ भाई आपने काम एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं कर लिया, और आपके जो रिव्यूअर हैं वो इस कैपेबल हैं कि वो रिव्यू कर पाएँ, और उनको जो उन्होंने सैंपल भेजा था क्या उन्होंने इसको पूरा कर लिया है, उसको रिव्यू कर लिया है। सो आप हमें पहले ये फ़ाइल दीजिए। और पूरा डिस्कशन किस जगह पे होगा, किस ऑफिस में होगा, किस प्लेस में होगा, ये डिसाइड किया जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सो ये एग्जीक्यूशन का ये एक स्टेप है। जो सेकंड है वो है कंप्लायंस रिव्यू। कंप्लायंस रिव्यू के कुछ की कंट्रोल हैं। की कंट्रोल, 4 की कंट्रोल है। पहला कि जो पीर रिव्यू होगा वो इंडिपेंडेंस बेसिस पे होगा। मतलब उसको कोई फोर्स नहीं करेगा कि तुम जो है ये स्टेटमेंट बनाओ मेरे हिसाब से, मतलब जैसा मैं बोलूँगा वैसा करो, ऐसा नहीं होगा। वो इंडिपेंडेंट एक रिव्यू देगा कि इन इन स्टेटमेंट्स में ये प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़िया है, ओके है। ठीक है। और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। उसके अंदर
कुछ स्किल्स होने चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए उस रिव्यू के अंदर, रिव्यूअर के अंदर, मतलब चेक करने वाले के अंदर। और उसके रूल्स भी पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स लिखा ना यहाँ पे। स्टाफ सिलेक्शन एंड सुपरविजन आउटसाइड कंसल्टेंट। आउटसाइड कंसल्टेंट मतलब वो और लोगों से भी पूछताछ कर सकता है, चाहे वो कंपनी के हों या कंपनी के बाहर से हों, रिव्यू करने के लिए, कंपनी के एक्चुअल एसेट निकालने के लिए, है ना। तो आउटसाइड कंसल्टेंट ले सकता है। और स्टाफ सिलेक्शन एंड सुपरविजन मतलब स्टाफ के मेंबर्स जो है ना, उनसे भी पूछताछ कर सकता है, ठीक है। ये कह रहा है, ये स्टाफ सिलेक्शन एंड सुपरविजन जो है उनसे भी ये पूछताछ कर सकता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज एंगेजमेंट डिपेंड अपॉन। अब कह रहा है कि जो सिलेक्शन है एश्योरेंस सर्विसेज एंगेजमेंट का, वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जनरली प्रिवेलिंग, नंबर ऑफ मेंबर इन्वॉल्व इन एश्योरेंस सर्विसेज एंगेजमेंट ऑफ पीयू। और इसमें क्या कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है सबसे पहले तो क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड पे उसको काम करना है, मतलब अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। अच्छी क्वालिटी मतलब सर्विसेज एकदम अच्छे से देनी है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जनरली प्रिवेलिंग, ठीक है। अच्छे तरीके से उसे काम करना है। दूसरा है नंबर ऑफ मेंबर इन्वॉल्व इन एश्योरेंस सर्विसेज एंगेजमेंट फॉर पीयू। उसके बाद कह रहा है कि कितने मेंबर्स मिलकर काम करेंगे पीयू के लिए, मतलब कितने सबसे पहले तो कितने रिव्यूअर मिलकर काम करेंगे पीयू के अंदर, सीए फर्म के अंदर या प्रैक्टिस यूनिट के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर इन्वॉल्व इन एश्योरेंस सर्विसेज एंगेजमेंट फॉर पीयू, ठीक है। नंबर ऑफ लोकेशन ब्रांचेज ऑफिस एट प्रैक्टिस यूनिट। और तीसरा है कि प्रैक्टिस यूनिट या सीए फर्म जो है उसके कितने सारे ब्रांच हैं, कितने सारे ऑफिस हैं, कितनी सारी लोकेशन है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर कब होता है, जब क्या हो रहा हो, जब पीर रिव्यू बोर्ड क्या कर रहा हो, उनसे मीटिंग कर रहा हो, प्रैक्टिस यूनिट से या फिर सीए फर्म से मीटिंग कर रहा हो कि आप इतने कैपेबल हो कि आप रिव्यू कर पाओ, और आपके जो लोग हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो इतने कैपेबल हैं कि वो रिव्यू कर पाए, और उनकी पूरी डिटेल जान ली जाती है। सीए फर्म्स की पूरी डिटेल, मतलब नंबर ऑफ़ लोकेशंस, उनकी कितने ऑफिस हैं, उनके ऑफिस कितनी कितनी जगह पे हैं, उनके मेंबर्स कितने कितने मेंबर्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा। और कितनी फ़ीस वो चार्ज करते हैं जीएसटी के दौरान, है ना। जीएसटी पेड बाय द प्रैक्टिस यूनिट, कितनी जीएसटी लेते हैं और कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं, ये सब कुछ। अब नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड का मतलब वो किस तरह का रिव्यू रिव्यू दे रहे हैं, और वो रिव्यू किस बेसिस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले उनको एक छोटा सा सैंपल दिया जाता है, और उस सैंपल को उनको रिव्यू करना होता है। अगर सैंपल ओके हैं तो बताते हैं कि हाँ इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, और अगर सैंपल में कोई गड़बड़ी निकली तो उसके बाद उनको भी वो डिटेक्ट करके बताना होता है, ठीक है। तो ये एक रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स है, मतलब वो रिकॉर्ड्स का रिव्यू देते हैं, छोटे से सैंपल्स जो होते हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो कंप्लायंस अप्रोच और एक दूसरा है सब्सटेंसेस अप्रोच। अब बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें जो मैंने आपको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का स्टेप जो बता दिया ना, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने आपको बस ये थोड़ी दो दो लाइन लिखवा दी हैं, क्योंकि ये आपकी बुक में थोड़ा सा टॉपिक लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको भी कवर कर लिया है। कंप्लायंस अप्रोच में बेसिकली ये है कि टू इंश्योर प्रॉपर सर्विस आर बीइंग परफॉर्म बाय प्रैक्टिस यूनिट अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। इसमें कह रहा है टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो सीए फर्म्स हैं वो काम कर रही हैं कि वो ये नहीं कर रही हैं। टेक्निकल, एथिकल और प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स मतलब जब कोई सीए काम करता है तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस हो जाती है कि किस चीज़ के अंदर क्या क्या गलती हो सकती है और किस चीज़ के अंदर क्या वो अपने रूल्स लगा सकता है, प्रोफेशनल स्किल्स लगा सकता है ना। तो वो प्रोफेशनल स्किल्स उसको मालूम होनी चाहिए और उसका फॉलो भी करना चाहिए। दूसरा है टेक्निकल। टेक्निकल मतलब जो रिटर्न बेसिस में तो होती ही हैं, मगर उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ भी मिलती हैं टेक्निकल स्किल्स। चाहे वो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इन एनबिल्ड है, का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उससे रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर है उससे रिलेटेड हो, टेक्निकल बेसिस पे उस वो सारे के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और तीसरा है एथिकल। एथिकल स्टैंडर्ड मतलब जितने भी रूल्स आईसीएआई ने बना रखे हैं या फिर गवर्नमेंट ने बना रखे हैं किसके लिए, पीर रिव्यू के लिए, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सब्सटेंसिव अप्रोच। सब्सटेंसिव अप्रोच का मतलब रिक्वायर रिव्यू ऑफ एश्योरेंस वर्किंग पेपर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज।
बेसिकली इसका मतलब यही है कि जब क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसे कहते हैं सब्सटेंसिव अप्रोच। और पहला वाला कंप्लाइंस अप्रोच में TEP मतलब टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है स्टेज रिपोर्टिंग। ये थर्ड स्टेज है किसका, पीर रिव्यू प्रोसेस का। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट के लिए इतना थैंक यू, आपने काफ़ी सब्सक्राइबर होने में मदद कराई है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, रिव्यूअर सेंड्स अ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट PU। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग के अंदर सिंपली जो भी फाइल तैयार की गई है, मतलब पीर रिव्यू करने के बाद जो भी रिज़ल्ट निकला है और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक रिज़ल्ट बनाया है, वो उनको रिपोर्ट करना होता है प्रैक्टिस यूनिट को, पीर रिव्यू बोर्ड को। मतलब प्रैक्टिस यूनिट ने जो रिव्यू बनाया है, समझ रहे हैं ना आप, पहले तो रिव्यूअर ने रिव्यू बनाया होगा, और मतलब CA फर्म्स के जो CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने रिव्यू किया होगा, और उस रिव्यू को जो CA प्रैक्टिस यूनिट्स यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के जो मालिक हैं उनको दिया होगा, और उन CA फर्म्स ने, उन CA फर्म का जो हेड है उसने पीर रिव्यू बोर्ड को ये दिया होगा डॉक्यूमेंट, एक रिज़ल्ट, ठीक है, रिपोर्ट किया होगा कि ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिज़ल्ट आया है। नेक्स्ट है PU सबमिट्स इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफिशियंसीज। मतलब उसकी जो जो कमियां आई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अगर कोई कमी है तो ठीक है, उसको बता देना है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़िया है, सो उसको सबमिट करना है, ठीक है। नॉन कंप्लायंस इफ़ एनी रिव्यूअर विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। मतलब अगर कोई गलती है तो जो रिव्यूअर है वो 15 दिन के अंदर अंदर बता सकता है। सबमिशन के रिपोर्ट सबमिशन के अंदर, रिपोर्ट जब जिस दिन सबमिट कर दी है उसके 15 दिन बाद तक भी रिव्यूअर गलती निकाल के बता सकता है कि मैंने जो गलत रिपोर्ट दी है उसमें गलती हो गई थी, मुझे माफ़ करना, मैं इस गलती को ठीक करके आपको बता रहा हूँ। मगर अगर 15 दिन ज़्यादा हो गए, 15 दिन का एक दिन बाद भी हो गया, सो अगर वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, इसका मतलब यहाँ पे रिव्यूअर का फॉल्ट माना जाएगा, CA फर्म्स का फॉल्ट माना जाएगा कि उसने अच्छे से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की और पीर रिव्यू नहीं किया, ठीक है। ये कह रहा है, मतलब उसको 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट करनी ही है अपनी। इफ़ रिव्यूअर इज सेटिस्फाइड विद द सिस्टम, अगर रिव्यूअर को सिस्टम पसंद आता है एंड प्रोसीजर्स ऑफ PU, देन ही सबमिट द फाइनल रिपोर्ट टू द बोर्ड। अगर उसको सिस्टम समझ में आता है, मतलब उसको लगता है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है प्रैक्टिस यूनिट के साथ साथ पीर रिव्यू बोर्ड को दे देता है। मतलब पहले तो उसको प्रैक्टिस यूनिट्स को देनी है, उसके बाद वो अपनी एक इंडिविजुअल रिपोर्ट भी पीर रिव्यू बोर्ड को दे देता है। मतलब यहाँ दो रिपोर्ट जाती होंगी, एक पीर रिव्यू बोर्ड, एक प्रैक्टिस यूनिट देता है, और एक इंडिविजुअल रिव्यूअर भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है अदरवाइज रिव्यूअर सबमिट्स फाइनल रिपोर्ट टू बोर्ड इनकॉर्पोरेटिंग रीजन फॉर डिससेटिस्फैक्शन। और अगर उसको कोई डिससेटिस्फैक्शन होगा तो उसके बारे में भी वो बता देगा पीर रिव्यू बोर्ड को, समझ रहे हो, पीर रिव्यू बोर्ड को उसके डिससेटिस्फैक्शन के बारे में भी बता देना, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक क्वालिटी रिव्यू के बारे में मैं आपको बता दूं, क्वालिटी रिव्यू एक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ICI वाला, वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। यहाँ पे कह रहा है क्वालिटी रिव्यू के बारे में। क्वालिटी रिव्यू का मतलब जब CA फर्म्स जो हैं क्वालिटी पे फोकस करती हैं, मनी अर्निंग या प्रॉफिट अर्निंग को छोड़कर क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करती हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, और सारे रूल्स भी फॉलो करती हैं, उसे कहते हैं क्वालिटी रिव्यू। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होता है, फाइंड एरर्स और इनएडिक्वेसीज व्हेन कमिटेड कमिटी बाय द ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गलतियों को निकालना, इनएडिक्वेसीज या एरर्स को निकालना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसे कहते हैं क्वालिटी रिव्यू। क्वालिटी रिव्यू का मतलब उनका मेन काम ही है गलतियों को ढूंढना। अगर गलती नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर गलती है तो निकाल के ढूंढो, और उन क्या कहते हैं, बार बार होने वाले जो एरर्स होते हैं ना कंपनी के अंदर, उनको भी ढूंढना। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन पीर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू। यहाँ पे पीर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू के बीच में एक डिफरेंस बताना है कि इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। छोटा सा डिफरेंस है, इसको अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ। पीर रिव्यू को कौन करता है, रिव्यूअर करता है, और क्वालिटी रिव्यू को
टेक्निकल रिव्यूअर करता है। अलग अलग नाम दे दिए हैं अलग अलग तरह के लोगों को, मतलब कोई पर्सन अगर किसी दूसरी जगह में काम करेगा तो उसको अलग नाम से बुलाया जाता है, कोई पर्सन अगर दूसरी जगह काम करता है तो उसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है। सो अगर पीर रिव्यू बोर्ड के लिए काम करोगे सो उससे रिव्यूअर बोलेंगे, अगर क्वालिटी रिव्यू के लिए काम करोगे तो टेक्निकल रिव्यूअर बोलेंगे। प्रैक्टिस यूनिट्स के अंदर काम करते हैं रिव्यूअर। प्रैक्टिस यूनिट्स मतलब सीए फर्म्स, और यहाँ पे ऑडिट फर्म्स अलग होती हैं। ऑडिट फर्म्स अंडर रिव्यू, AFUR। ऑडिट फर्म्स अलग होती हैं जिनका काम ऑडिट करना होता है, और कुछ PU फर्म्स अलग होती हैं जिनको रिकग्निशन मिलता है। किसके द्वारा? ICAI के द्वारा रिकग्निशन मिलता है। नेक्स्ट है टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं पीर रिव्यू के अंदर। ठीक है, टेक्निकल, एथिकल, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। जबकि क्वालिटी रिव्यू के अंदर टेक्निकल और लॉ रेगुलेशंस, मतलब इसमें प्रोफेशनल की जगह पे टेक्निकल और एथिकल होते हैं। एथिकल का मतलब वही होता है लॉ वाले, है ना। तो लॉ रेगुलेशन फॉलो होता है, जबकि पीर रिव्यू में टेक्निकल, एथिकल और प्रोफेशनल रेगुलेशन फॉलो होते हैं। सो यहाँ पे ये पीर रिव्यू का चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके सपोर्ट के लिए काफ़ी थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।